नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बीम, लोड्स एंड सपोर्ट। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बीम क्या होता है। बीम क्या होता है? इट इज़ अ स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड एंड इट्स लेंथ इज लार्ज कंपेयर टू क्रॉस सेक्शन। अब डेफिनेशन में क्या था कि ये एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है। स्ट्रक्चरल मेंबर क्या होता है? जो किसी स्ट्रक्चर में यूज होता है, जैसे कि बीम, ट्रस, कॉलम एक्सेट्रा। उनको स्ट्रक्चरल मेंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके ऊपर जो फोर्सेस लगते हैं वो उनको ग्राउंड में जिसमें भी वो जिस स्पेस में भी होते हैं उसमें ट्रांसमिट कर देते हैं। वो होते हैं आपके स्ट्रक्चरल मेंबर्स। जो फोर्स उनके ऊपर लगे हुए होते हैं, जैसे ये कॉलम हो गया, ये फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, इस कॉलम के ऊपर, तो जो कॉलम होगा इस फोर्स को ग्राउंड में ट्रांसमिट कर देगा। ये फोर्स ट्रांसमिट कर सकते हैं लेकिन पावर ट्रांसमिट नहीं कर सकते। अब देखते हैं बीम क्या होता है। बीम में जैसे मैंने बताया था आपको, स्ट्रक्चरल मेंबर है। स्ट्रक्चरल मेंबर मैंने आपको बताया जो जो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है उसको ट्रांसमिट कर देते हैं ग्राउंड में। अब क्या होता है, ये जो बीम है वो एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसके ऊपर ट्रांसवर्स लोड लग रहा है। ट्रांसवर्स लोड क्या होता है? ट्रांसवर्स लोड को हम बोल सकते हैं शेयर लोड। ट्रांसवर्स लोड को हम शेयर लोड भी कहते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है शेयर लोड, ट्रांसवर्स लोड को हम शेयर लोड भी कहते हैं। शेयर लोड की जो प्रॉपर्टी होती है कि शेयर लोड जो होता है वो क्रॉस सेक्शन के पैरेलल अप्लाई होता है। क्रॉस सेक्शन देखते हैं, क्रॉस सेक्शन किसे कहते हैं। मान लीजिए मैंने ये एक सेक्शन प्लेन लिया। अब आपने इसको जब सेक्शन प्लेन से काटा तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर आप इसको काटेंगे तो आपको अंदर से ये ऐसा दिखाई देगा। इसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। आप देखेंगे ये जो लोड है, ये वाला, ये जो लोड लग रहा है शेयर लोड, ये इस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल जा रहा है। अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन को ऐसे बनाऊं बिल्कुल पतला, तो ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो ट्रांसवर्स लोड लग रहा है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन जो होगी वो इस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल होगी। इसको ये काटने की कोशिश करेगी, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लोड या शेयर। और इसमें तीसरा पॉइंट देखें इस डेफिनेशन के अंदर कि जो आपकी बीम है, उसकी जो लेंथ है वो इसके क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन के से ज़्यादा होती है, उसको बोलते हैं बीम। 3 पॉइंट्स होते हैं इसकी डेफिनेशन में। जब हमने देखा इसमें 3 पॉइंट है। पहला, ये एक स्ट्रक्चरल मेंबर है। स्ट्रक्चरल मेंबर क्या होता है? जो उसके ऊपर फोर्स लग रहे होते हैं, जैसे इसके ऊपर ट्रांसफर फोर्स लग रहा है, वो उसको ग्राउंड में ट्रांसमिट कर देगा। उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल मेंबर। स्ट्रक्चरल मेंबर फोर्स ट्रांसमिट कर सकते हैं ग्राउंड में, लेकिन पावर ट्रांसमिट नहीं कर सकते। दूसरा था, इसके ऊपर जो लोड लग रहा है वो ट्रांसवर्स लोड, जिसे हम ट्रांसवर्स लोड या शेयर लोड भी कहते हैं। और ये जो लोड होते हैं वो क्रॉस सेक्शनल के पैरेलल अप्लाई होते हैं। मैंने यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन बनाया, आप देख सकते हैं इसकी लाइन ऑफ एक्शन है वो इस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल से पास होकर जा रही है। तीसरा था, थर्ड पॉइंट जो था इस डेफिनेशन में, कि जो बीम है, ये मैंने बहुत छोटी बनाई है। ये जो बीम है उसकी जो लेंथ है वो उसकी जो क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन है उसके कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी होती है। इसको बोलते हैं हम बीम। ये लेंथ है और उसकी क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन ए और बी, तो आप देख सकते हैं कंपैरेटिवली बहुत छोटी। आपने अपने घरों में देखी होगी बीम, आसानी से मिल जाएगी आपको। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है? मान लीजिए आपके पास एक बीम है, इसकी लंबाई है L।
आपने क्या किया, उस बीम को उठा के दो कॉलम के ऊपर रख दिया, सिंपल, कुछ नहीं किया। उसके बाद उसको उठा के कॉलम के ऊपर रख दिया। अब क्या हो गया, वो जो बीम होगी वो सिंपली सपोर्टेड बीम होगी। कुछ नहीं किया, बस आपने उसको उठा के दो कॉलम के ऊपर रख दिया। आपने इसका सिंपल एग्जांपल देखा होगा, आपने मेज देखी। क्या आप ऐसा करेंगे कि एक तख्ता उठाएंगे, ईंटों के ऊपर रख दिया, तो ये जो होगा वो सिंपल बीम का एग्जांपल है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखें, ओवर हैंगिंग बीम आपने सेम वही किया जैसे आपने पिछली बार किया था, बट अब इसके अंदर क्या किया, एंड पे ना रख के इसको थोड़ा सा अंदर रख दिया। एंड पे ना रख के इसको थोड़ा अंदर रख दिया, स्पेस के लिए। जनरली इसको स्पेस के लिए यूज किया जाता है। आपने बीम उठाई और बीम टेबल उठाया, लकड़ी का फट्टा उठाया, और आपकी बार जो ईंटें थी कोने में ना रख के थोड़ी सी अंदर कर दी, बस ये हो गया ओवर हैंगिंग बीम। स्पेस के लिए ज़्यादातर यूज होता है। कैंटिलीवर बीम आपने अपने घर में छज्जा जरूर देखा हो, जैसे बालकनी भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, बालकनी के अंदर ये यहाँ पे फिक्स होती है घर के अंदर, ये वाला हिस्सा फिक्स होता है, और यहाँ पे आपकी जाली लगी रहती है। यहाँ खड़ा है भाई, इसमें मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, सॉरी, मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। ये आपका छज्जा हो गया, या आप बालकनी। ये जो ये वाला हिस्सा है, ये मान लीजिए ये भी है, इसकी लंबाई हो गई L। जो पॉइंट A है वो फिक्स है दीवार के अंदर, और पॉइंट B जो है वो फ्री है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट जो है वो तो फिक्स होगा और दूसरा एंड वो होगा फ्री। इसी को बोलता है कैंटिलीवर बीम। इसका एक एंड तो फिक्स होता है दीवार के अंदर या जिस भी चीज में आपने उसको फिक्स किया है, और दूसरा जो एंड होगा वो फ्री होगा। उसको बोलते हैं हम कैंटिलीवर बीम। कंटिन्यूस बीम में क्या होता है, आपने एक फट्टा लिया, ये आपके पास दो हैं, दो सपोर्ट लग रहे हैं, आपने तीसरा सपोर्ट लगा दिया। जैसे जैसे इसकी लंबाई बढ़ती गई आपने इसके नीचे एक और सपोर्ट लगा दिया। उसको बोलते हैं कंटिन्यूस बीम, जिसमें के अंदर दो से ज्यादा सपोर्ट हो, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस बीम। प्रॉप कैंटिलीवर बीम, इसके अंदर क्या होता है, आपने जो एक एंड फिक्स हो, एक एंड फ्री होता है कैंटिलीवर बीम के अंदर, उसके नीचे एक सपोर्ट लगा दिया, उसको बोलते हैं हम प्रॉप कैंटिलीवर बीम। अब इसमें एक और बीम होती है, उसको बोलते हैं फिक्स बीम। फिक्स बीम फिक्स बीम में क्या होता है, जो दोनों एंड होते हैं बीम के, वो दोनों फिक्स होते हैं, उसको बोलते हैं फिक्स बीम। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी बीम जो है वो स्टैटिकली डिटरमाइंड है और कौन सी नहीं। तो इनमें से सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, और ओवरहैंगिंग बीम। ये स्टैटिकली डिटरमाइंड है। इसका मतलब हुआ कि जो आपके पास तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, Fx इजिकल टू 0, Fy इजिकल टू 0, सिग्मा m इजिकल टू 0, आप उनसे इन तीनों जो बीम है इसकी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं और आपको रिएक्शन मिल जाएगी। पर ये जो तीन बीम्स है, तीन जो केस और हैं इसके, वो कंटिन्यूस बीम, प्रॉप कैंटिलीवर बीम एंड फिक्स बीम, उसके अंदर ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती। इसके लिए आपको एक दूसरी कंडीशन को भी इसमें अप्लाई करना पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टैटिकली इंडिटरमाइंड बीम्स। वो हम यूज़ करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर, क्योंकि मैकेनिक्स में मानते हैं कि बॉडी रिजिड है, और इसके अंदर हम डिफ्लेक्शन वाला जो फिक्स बीम होती है और प्रॉप कैंटिलीवर और ये कंटिन्यूस बीम, इसको इनका जो रिएक्शन डिटरमाइन करने के लिए हमें डिफ्लेक्शन मानना पड़ता है। और मैकेनिक्स में डिफ्लेक्शन नहीं होता क्योंकि हम रिजिड बॉडी मान रहे हैं। तो इसके अंदर आपको केवल ये तीन ही मिलेंगी,
सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम एंड ओवरहैंगिंग बीम। जो आपकी ये बाकी 3 है वो आपको मिलेंगी सोम के अंदर। वहाँ आपको इसके अंदर डिफ्लेक्शन एक होता है, उसको यूज़ करना पड़ेगा। डिफ्लेक्शन आता है ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट। अब ये सपोर्ट क्या है? अब आपने क्या किया, मान लीजिए बीम है, ये सिंपल 2 कॉलम के ऊपर, कॉलम पे रेस्ट कर रही है। अब क्या होगा, ये जो बीम है ये इनके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगी। बीम है, बीम जो एक्शन फोर्स लगा रही है, जो फोर्स लगा रही है कॉलम के ऊपर, मान लीजिए वो F1 एंड F2 है। और जो कॉलम फोर्स लगा रहे हैं ऑन बीम वो क्या है, FS1 एंड FS2। अब ये जो रिएक्शन फोर्स है FS1 और FS2, ये इस बीम को सपोर्ट कर रहा है। अगर ये कॉलम फोर्स ना लगाए तो आपको पता होगा ये बीम नीचे से धड़ाम से गिर जाएगी। इसका मतलब बीम है, ये जो FS1 और FS2 है, ये इस बीम को सपोर्ट कर रहा है टू मेंटेन दैट बीम इन। अब आपने इसमें FS1 एंड FS2, ये FS1 और FS2 वेरी करता है कि आपने इस बीम का कौन सा मोशन अरेस्ट किया। अब मोशन अरेस्ट करने का मतलब हुआ कि अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप इन दोनों कॉलम को हटा लें तो क्या होगा, ये बीम सीधा नीचे गिर जाएगी ड्यू टू वेट, ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाएगी। अब क्या हुआ, अब इन कॉलम ने इस बीम को उठा रखा है, तो बीम, इन कॉलम्स ने क्या किया, इस बीम का नीचे जाने की टेंडेंसी को स्टॉप कर दिया, रोक दिया। बट इन कॉलम्स ने इसकी इस वाली, जो ये इस डायरेक्शन में मूव कर सकती है, उस टेंडेंसी को नहीं रोका, ये फ्रीली मूव कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ हमें सपोर्ट रिएक्शन जब भी मिलेगा जब हम इसकी कोई मोशन को अरेस्ट कर लें। इस वाले केस में क्या हुआ है, हमने कॉलम की वजह से इसका जो नीचे जाने वाली टेंडेंसी ड्यू टू इस वेट उसको अरेस्ट कर लिया है। इसकी वजह से हमें FS1 और FS2 मिले। इसका मतलब ये हुआ कि जो मोशन अरेस्ट होगा, यानी कि रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, रिस्ट्रिक्ट होगा, हमें उसी हिसाब से सपोर्ट रिएक्शन मिलेगा। यानी जो मोशन हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे उसी हिसाब से हमें सपोर्ट रिएक्शन मिलेगा। अब देखते हैं इसके हिसाब से अब कौन कौन से हम सपोर्ट यूज करते हैं उसको चेक कर। पहला है रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट क्या करता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, वो कॉलम वो उसका नीचे जाने वाली टेंडेंसी को रोकता है। सिमिलरली ये इसमें यही होता है, ये बीम की जो नीचे जाने वाली टेंडेंसी है ड्यू टू इस वेट उसको रोकता है। एक मोशन ये रिस्ट्रिक्ट करता है, इस वजह से वन रिएक्शन, यानी ये नीचे नहीं जा सकता बट इस जगह जा सकता है, ये फ्रीली मूव कर सकता है, इस जगह पे फ्रीली मूव कर सकता है। यहाँ पर ये हम जनरली यूज करते हैं ट्रसेस में ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन की वजह से थोड़ी सी जगह देने के लिए ताकि स्टेबिलिटी मेंटेन रहे और स्ट्रेस जनरेट ना हो ट्रस के अंदर। हिंज सपोर्ट और पिन सपोर्ट। हिंज सपोर्ट और पिन सपोर्ट में क्या होता है, इसको पिन सपोर्ट भी बोलते हैं। हम इसके अंदर 2 मोशन रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। एक जो हमने रोलर में था कि रोलर सपोर्ट में क्या था कि वो इस डायरेक्शन में के अलोंग मूव कर सकता था, हमने इसको भी रिस्ट्रिक्ट कर लिया है। हमने इसको भी रिस्ट्रिक्ट कर लिया है। इससे क्या होगा, हमें दो रिएक्शन मिलेंगे, एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। हमने इसमें 2 मोशन को रिस्ट्रिक्ट किया, उसके हिसाब से हमें
दो रिएक्शन हुए, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ये ट्रसेस में यूज होता है। अगर हम दोनों जगहों पे जहाँ पे भी इसका सपोर्ट है, अगर हम उसमें रोलर सपोर्ट करेंगे तो ये एक ट्रस है, सिंपल मैं बता रहा हूँ, बीम है ये, रोलर सपोर्ट किया तो क्या होगा, ये ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन फैल जाएगी। इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आ जाती है। आप एक हद तक ही एक किसी चीज़ को टॉलरेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वो उसके अंदर अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, इसके अंदर अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। इसकी वजह से हम जो आइडियल सिचुएशन है वो होगी, जो ट्रसेस में यूज़ होती है ज़्यादातर, वो होती है एक रोलर और एक हिंज ड्यू टू स्टेबिलिटी। एक जगह आप एक्सपेंड कर सकते हैं, एक जगह आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, जिससे स्टेबिलिटी आ जाती है फ्रेम के अंदर या स्ट्रक्चर के अंदर या ट्रस के अंदर। फिक्स सपोर्ट इसमें आपने क्या किया, आपने इसमें क्या किया, आपने इसका हॉरिजॉन्टल भी, अगर आप पिछले वाले सपोर्ट में क्या देखें तो ये जो बीम है ये रोटेट कर सकती है। इस पॉइंट के अबाउट आप देखें तो ये रोटेट कर सकती है। पर आपने फिक्स सपोर्ट में क्या किया, इसके रोटेशन को भी ब्लॉक कर दिया। इसकी वजह से हमें तीन रिएक्शन मिली, एक RH RV और एक मूवमेंट। रिजिड फ्रेम्स बनाने में यूज होता है और आपने इसको हर जगह देखा होगा, जनरली बालकनी वगैरह जो होती है ये AC बेस होती है। रिजिड कंस्ट्रक्शन बनाने के काम आता है, जहां आपको कुछ भी टाइप्स ऑफ लोड, पहला होता है कंसंट्रेटेड लोड और पॉइंट लोड। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये बीम है, इस पर आप खड़े हैं तो आपका जो वेट होगा वो इसके ऊपर लग रहा होगा, mg, मान लीजिए mg है आपका वेट। आपका जो एरिया है कंपेयर टू दिस एरिया बहुत छोटा है, तो आप इसको मान सकते हैं कि एक छोटे से पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। आपका जो एरिया है ड्यू टू योर वेरी स्मॉल एरिया कंपेयर टू दिस एरिया, आप मान सकते हैं भैया इसका एरिया जो है, ये जो आपका जो लोड लग रहा है बहुत छोटे से पॉइंट पे कंसंट्रेटेड। ये किस लिए होता है, टू रिड्यूस द कैलकुलेशन, कॉम्प्लिकेशन जो है कैलकुलेशन की, उसको कम करने के लिए। हम मान लेते हैं कि भैया ये हमने, क्योंकि आपका एरिया जो है बहुत छोटा है कंपेयर टू दिस बीम, आपने मान लिया कि भैया ये छोटा सा पॉइंट हमने ले लिया, इसके ऊपर ये एक्ट कर रहा है। यूनिफॉर्म का जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसको एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पर 5 लोग खड़े हैं, 5 कतारें हैं, जिन सबका वेट mg, सबका वेट mg है। तो क्या होगा, अब हर एक लेंथ पे सेम लोड, यहाँ पे भी सेम लोड होगा, यहाँ पे भी सेम लोड होगा, यहाँ पे भी सेम लोड होगा, यहाँ को बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यानी कि जो लोड है वो पूर्ण रूप से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो हम इसको डिनोट करते हैं वो होता है न्यूटन पर मीटर या किलो न्यूटन पर मीटर। पर मीटर जो है वो सेम लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूडीएल में क्या होता है, मान लीजिए ये यूडीएल है, इसको यूडीएल को ऐसे दिखाता है, या तो इसको ऐसे दिखाते हैं W न्यूटन पर मीटर, या फिर दिखाते हैं ऐसे W न्यूटन पर। तो जो हम डिनोट करते हैं W न्यूटन पर मीटर से, और जो हमें इसको टोटल वेट निकालना होता है, टोटल वेट W इंटू L। L क्या है, वो लेंथ जिसके अंदर ये जो वेट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हम इसका जो एप्लीकेशन है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, वो होता है इसका सेंट्रॉइड, यानी कि L/2। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक गोदाम है, गोदाम में आप गए, यहाँ पे जैसे यहाँ ये जो गेट है, मान लीजिए गोदाम का गेट है, यहाँ पर कोई भी बोरी नहीं है, यहाँ से धीरे धीरे बोरियों की
रो शुरू हो जाती है, चावल की बोरियों की रो शुरू हो जाती है। यहाँ पे 5 बोरियां हैं, यहाँ पे 10 बोरियां हैं, यहाँ पे 15 बोरियां हैं, यहाँ पर 20 बोरियां हैं। तो यूनिफॉर्मली जो लोड है वो वेरी कर रहा है। यहाँ पे 5 थी, यहाँ 10 थी, यहाँ 15 है। पहली रो में 5 थी, दूसरी रो में 10 थी, तीसरी रो में 15 थी और चौथी रो में 20 है। तो धीरे धीरे जो वेट है, जो लोड है वो वेरी कर रहा है। इसको हम दिखाते हैं ट्रायंगुलर शेप में। इसका एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसको दिखाते हैं ट्रायंगुलर शेप। और जो इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ से 12/3 और L/3, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा।